हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। तो देखो ट्रांसपोर्ट क्या होता है। जैसे प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है, जो भी गैसेस लगती है, CO2, ऑक्सीजन एंड ऑल। और फिर ये हो गया गैसेस का एक्सचेंज। फिर होता है पानी का एंड फूड का। ट्रांसलोकेशन किसे बोलते हैं? देखो, ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस। जो गैसेस एंड ऑल का है उसका तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, लेकिन ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस प्रोसीड थ्रू वस्कुलर सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम में। इसको बोलते हैं, इन जाइलम एंड फ्लोएम, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। जैसे वाटर का, मिनरल्स का एंड देन फूड का, जो भी फूड लीव्स में बनता है वो रूट्स तक जाने के लिए, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। सो ये तो आप रीड कर लेना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। डिफ्यूजन एंड ऑल दे रखा है, वो तो आगे पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन मतलब गैसेस का ट्रांसपोर्ट होना एक मेम्ब्रेन के थ्रू या फिर बिना मेम्ब्रेन के भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना। एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड इज द डायरेक्शन। अरे यार ये चल के मेरा, हाँ, इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। कौन सी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इन रूटेड प्लांट्स ट्रांसपोर्ट इन जाइलम ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज इसेंशियली यूनिडायरेक्शनल। तो जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। जैसे नीचे से ग्राउंड में से ले रहे हैं हम मिनरल्स, ग्राउंड में से ले रहे हैं वाटर, तो वो सारी चीजें यूनिडायरेक्शन मतलब ऊपर जाएगी ना, ऊपर से नीचे थोड़ी आएंगी, नीचे से ऊपर जाएंगी जो भी मिनरल्स हम सॉइल से लेते हैं ऑल। और जो फूड लीव्स में बन रहा है वो ऊपर भी जाएगा, वो नीचे भी जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे लीव है तो लीव से फूड ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, बिकॉज हर जगह फूड की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो इसलिए फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट बाय डायरेक्शनल होता है, जाइलम में ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल होता है। फ्रॉम रूट्स टू स्टेम, रूट से स्टेम में। ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट हाउएवर अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। मिनरल और ऑल वो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट में जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन फोटोसिंथेटिक लीव्स आर एक्सपोर्टेड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन्स। फ्रॉम द स्टोरेज ऑर्गन दे आर लेटर री एक्सपोर्टेड। जहाँ पे स्टोर के रखा है, अभी नीड नहीं है, तो उसके बाद स्टोरेज ऑर्गन में से भी वो इधर उधर बाद में ट्रांसपोर्ट करा दिए जाते हैं। द मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप बाय the roots and transported upwards into stem. मिनरल न्यूट्रिएंट्स नीचे से लेके ऊपर ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसलिए यूनिडायरेक्शनल है, बोला था मैंने। लीव्स एंड ग्रोइंग रीजन्स। When any plant undergoes senescence, nutrients may be withdrawn from such region and move to growing parts. Senescence मतलब बुढ़ापा। अगर कोई भी पार्ट, प्लांट का पार्ट जो भी बूढ़ा हो गया है, इट इज अबाउट टू डाई, तो वहां से जो भी स्टोर्ड फूड मटेरियल है, मिनरल्स है, बाकी सारी चीजें वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी यंग पार्ट्स की तरफ, वही बोला है। When any plant part undergoes senescence, nutrients may be withdrawn from such regions and move to growing parts. न्यू ग्रोइंग पार्ट्स को दे दिए जाते हैं। हॉर्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड अदर केमिकल सिग्नल्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड, दो इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, sometimes in a strictly polarized or unidirectional manner from where they are synthesized to other parts. Hence, in flowering plant, there is a complex traffic of compounds. मतलब ट्रैफिक चल रहा है इन द सेंस एवरीथिंग इज मूविंग हियर एंड देयर, बिकॉज अभी जैसे ओल्ड पार्ट है वहां से जाएगा न्यू पार्ट की तरफ, फिर नीचे से मिनरल्स, वाटर, वो सारी चीजें ऊपर ट्रांसपोर्ट हो रही है। जो लीव्स फूड बना रही है वो नीचे भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऊपर भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, रूट्स तक जा रहा है। तो ये सारी चीजें इसको बोलते हैं ट्रैफिक ऑफ कंपाउंड्स। सारा ट्रांसपोर्ट चालू है, मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ईच ऑर्गन रिसीविंग सम सब्सटेंस एंड गिविंग आउट सम अदर। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, कि तो ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। तीन टाइप पढ़ेंगे, अभी ध्यान से सुनो। पहला है डिफ्यूजन, दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये चीजें ध्यान से पढ़नी है, बिकॉज क्वेश्चन यही से ही आएगा अगर ये लेसन का क्वेश्चन आया तो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज होना कोई भी चीज का, इधर से उधर जाना। और पैसिवली, मेन चीज, मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज पैसिव एंड मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अदर or from cell to cell over short distances, say from intercellular spaces to leaf to the outside। अभी ऐसे हो सकता है, ये सेल्स है बहुत सारे, ये जो इंटरसेल्युलर स्पेस है दो सेल्स के बीच में, यहाँ से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होना या फिर ये सेल से दूसरे सेल में कुछ ट्रांसपोर्ट होना, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। सपोज सेल्स ऐसे है, ये जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत क्लोज अप्रोक्सीमेटी पे सेल्स ऐसे है, तो उनमें भी ट्रांसपोर्ट होना डिफ्यूजन।
इसकी मेम्ब्रेन से पास हो जाएगा और उसमें चला जाएगा, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस इन डिफ्यूजन, मॉलिक्यूल्स मूव इन रैंडम फैशन। पहली बात देखो, एक और बोल रही हूँ मैं, ये जो भी हम रीड कर रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ये सारी चीजें याद रखना। ओके, अब से जो भी मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है। इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स मूव इन रैंडम फैशन, द नेट रिजल्ट बीइंग सब्सटेंसेस मूविंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन to lower concentration. Okay, diffusion is a slow process and not dependent on living system. Not dependent on living system, ये बात याद रखना। इट इज अ स्लो प्रोसेस, ये लिविंग सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब नॉन लिविंग चीजों में भी डिफ्यूजन होता है। देखो, वो एक फेमस एग्जाम्पल बताती हूँ डिफ्यूजन का, कि लाइक ये है एक टैंक, एंड इट इज कनेक्टेड टू अनदर टैंक। तो अभी इसमें है ना, इसमें बहुत ज्यादा वाटर है, यहाँ तक वाटर है, और इस टैंक में इतना ही वाटर है। तो अभी क्या होगा, और इसको बीच में से हमने कनेक्ट कर रखा है ना, तो यहाँ से जो प्रेशर है, प्रेशर से वाटर, अभी इसमें इतना ज्यादा वाटर हो गया, तो ऑब्वियसली वो यहाँ से मूव करेगा, यहाँ से इधर चला जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक यहाँ पे दोनों टैंक्स में वाटर इक्वल ना हो जाए। इसमें चला गया, ये इतना इतना भर गया, ये भी इतना इतना भर गया, अभी दोनों टैंक्स में वाटर इक्वल। एक्चुअली ऐसे जॉइंट टैंक्स हमारे घर पे है, तो एक ही टंकी चेक करनी पड़ती है कि दोनों में पानी कितना है, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ये नॉन लिविंग सिस्टम में भी हुआ, इसलिए इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम। एक और चीज कि बिना एनर्जी के हुआ, मुझे कुछ एक्सटर्नल नहीं करना पड़ा, अपने आप पानी उधर चला गया, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेस एंड लिक्विड्स, बट डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज मोर लाइकली rather than ऑफ सॉलिड। डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट सिंस इट इज ओनली मीन्स ऑफ गैसेस मूवमेंट विद इन द प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, गैसेस मूवमेंट का एक लौता सोर्स है डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन से ही सारे गैसेस मूव करते हैं। डिफ्यूजन रेट्स आर अफेक्टेड बाय ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, बताया था कि जिसमें ज्यादा रहेगा वहां से कम की तरफ जाएगा। द परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर देखो यहाँ पे तो कोई मेम्ब्रेन थी नहीं, अगर कोई मेम्ब्रेन लग जाए तो वो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी क्या है, परमिएबिलिटी क्या होती है इतना पता होना चाहिए अगर वन शॉट देख रहे हो तो। परमिएबिलिटी मतलब यहाँ से वहां जाने के लिए, अभी एक मेम्ब्रेन है तो उसमें वो कौन सी चीजों को जाने देती है, कौन सी चीजों को नहीं। अगर एक छन्नी है, आप देखोगे छन्नियां भी अलग अलग साइज की होती है। तो अभी जैसे चाय की, मुझे जितना नॉलेज है, तो चाय की और दूध की छन्नी अलग अलग होती है, बिकॉज अगर दूध की छन्नी से आप चाय छानोगे तो पत्ती के दाने गिर सकते हैं, ऐसा ही कुछ। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट हाँ ये मैंने सुना है, इसलिए हमारे भी घर पे चाय की अलग होती है। चाय के इसमें एकदम एकदम ऐसे एकदम थिन कपड़ा लगा होता है, और दूध की छन्नी में वो नहीं होता, तो वही उसको ही बोलते हैं परमिएबिलिटी। और फिर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है डिफ्यूजन, और प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, कितना प्रेशर है और उन सब पे। समझी बात? नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखो ये डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही से ही क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ पे अपना पूरा दिमाग लगा दो। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब, पहले हम देख रहे थे कि सपोज ये एक सेल है एंड ये दूसरा सेल है, इनके बीच में अभी लाइक मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है कि क्या जाएगा क्या नहीं, कितनी पतली है हमारी छन्नी उस पर डिपेंड करता है, कौन सी चीजें मूव करेंगी कौन सी चीजें नहीं। नॉर्मल डिफ्यूजन हो रहा है, यहाँ से यहाँ मटेरियल जाएंगे जिसको जाना है नॉर्मल। फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, यहाँ पे लगे हैं प्रोटीन्स। ओके, नाउ ये प्रोटीन्स डिसाइड करेंगे कि किसको भेजना है किसको नहीं। इसके अंदर से चीजें जाती हैं, ये ऐसे लेंगे और उधर दे देंगे। और इसमें भी दो टाइप थे यार, मुझे इतना याद नहीं आ रहा, बट हाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सुन लो, इसमें भी दो टाइप होते हैं। एक तो ऐसे ऐसे वाले प्रोटीन जो ऐसे होते हैं कि लाइक यहाँ से डाला और यहाँ से सीधा निकल गया, ये ऐसे वाले एक होते हैं। और दूसरे वाले ये होते हैं कि लाइक ऐसे होते हैं, यहाँ से उसने लाइक एक सब्सटेंस को पकड़ लिया ऐसे, और बाद में वो घूम गया, बाद में उसने लाइक टर्न ले लिया और सेल के अंदर उस सब्सटेंस को ऐसे छोड़ दिया। वेट, तो ये सेल की मेम्ब्रेन में लगा है, ओके, ये सेल की मेम्ब्रेन में लगा है, बाद में ये ऐसे घूम जाएगा पूरा,
और उस सब्सटेंस को सेल के अंदर छोड़ देगा। तो ये ऐसे टाइप के दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, मुझे इनके नाम नहीं पता और आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, पर बता रही हूँ। तो इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, किसी की हेल्प से। डिफ्यूजन पहले नॉर्मल वाला हो रहा था अपने आप, अभी हम ले रहे हैं प्रोटीन्स की हेल्प। इसमें पहली बात, इसमें नो एनर्जी रिक्वायर्ड, नो एनर्जी, बिकॉज ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, वेट देखो, यहाँ पे मैं लिखूंगी डिफ्यूजन, डिफ्यूजन एंड यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ से आपको एकदम क्लियर समझ जाएगा। अभी ये एग्जाम्पल बहुत पुराना मुझे कहीं से तो भी याद आ रहा है, मुझे इतना टाइम हो गया पढ़ के। तो देखो, हाँ क्या बोल रही थी मैं, सोन आउट क्यों हो जाती हूँ पता नहीं। देखो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में क्या है, सपोज आप इमेजिन करो ये एक पहाड़ है, हाँ, और यहाँ पे एक इंसान है, यहाँ पे एक इंसान है, ओके, और उसने वो पहाड़ पे से डिसाइड किया कि वो सीधा ऐसे घसरते घसरते नीचे चला जाएगा, मतलब ये विल बी लाइक स्लाइड के जैसे वो नीचे जाएगा। तो ये इंसान ऐसे स्लाइड के जैसे यहाँ पे ऐसे बैठ के वो नीचे आ रहा है, ये हो गया डिफ्यूजन। इसमें कोई एनर्जी लगी नहीं, इंसान को बस बैठना है, अपने आप ग्रेविटी उसको खींच लेगी, तो इसमें कोई एनर्जी नहीं लगी, सीधा वो इंसान नीचे आ जाएगा। ओके, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, ये है वो पहाड़, यहाँ पे है हमारा इंसान। अभी इस बार उसने क्या किया, इस बार उसने एक ऐसे कटोरे में बैठा वो, ओके, एक कटोरे में बैठा, ये वो हमारे प्रोटीन्स है, इसके अंदर वो बैठ गया ऐसे, और अभी उसने डिसाइड किया कि वो इसके थ्रू नीचे जाएगा। तो ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उसने किसी की तो भी हेल्प ली, लेकिन ये भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ है। एनर्जी लगी क्या, एनर्जी नहीं लगी। कभी भी देखना स्टेयर्स उतरना इजी होता है, स्टेयर्स चढ़ना हार्ड, बिकॉज हम ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, हमें खुद की एनर्जी यूज करनी है। तो वैसा ही सेम सीन, ओके। और अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसमें ये रहा हमारा पहाड़, ओके, ये बार जो हमारा इंसान है वो नीचे है। बद्रीनाथ केदारनाथ में होता है ना कि वहां पे ऊपर चढ़ने के लिए, केदारनाथ अगर मूवी देखी होंगी और किसी के रिलेटिव्स में गए भी होंगे, तो ऐसे एक इंसान होता है, उसने एक बैग काइंड ऑफ लगा, पिट्ठू बोलते हैं उसको, आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली, बट पिट्ठू ऐसा कुछ बोलते हैं। तो उसमें वो एक बैग लगाया होता है अपनी बॉडी पे, और उसके अंदर एक और इंसान बैठाता है वो, और फिर वो चल चल के लेके जाता है उसको ऊपर। तो इसमें एनर्जी लगेगी। देखो, तो इसमें ऐसा है कि यहाँ पे है हमारा प्रोटीन, अभी इसको प्रोटीन में बैठ के अभी इसको यहाँ से ऊपर जाना है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी लगेगी। नो एनर्जी, यहाँ पे भी नो एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी लगेगी, याद रखना, इसलिए इसको बोला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी लगेगी। और एक्चुअली देखो, ये जो डिफ्यूजन है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये दोनों आते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में, ओके, ये दोनों अंडर आते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक अलग से पूरी चीज है। तो उसमें आई होप ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ होगा, मैंने समझा दिया आपको। ये पूरा आपका काम है रीड करना, मैं आपको एक मेन चीज बताती हूँ। देखो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मैंने बताया था कि मेम्ब्रेन में ये लगे होते हैं, मेम्ब्रेन में लगे होते हैं प्रोटीन्स, इसको बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। तो वो जो हमारा मैंने ग्रीन कलर का बताया था, वो टोकरा काइंड ऑफ जिसमें इंसान बैठ के जा रहा है, वो है कैरियर प्रोटीन, वो कैरी करेंगे। अगर कैरियर प्रोटीन ऐसा है जो एक डायरेक्शन में भेजता है, इसको बोलते हैं यूनिपोर्ट, ओके। एंटीपोर्ट वो है जो ये वाली डायरेक्शन में भी भेजता है, और साथ में उसने क्या किया, एक को भेजा और दूसरे को बाहर फेंक दिया, इसको बोलते हैं एंटीपोर्ट, समझी बात। और सिमपोर्ट मतलब एक को भी अंदर भेज रहा है, दोनों को लाइक साथ में अंदर जाने दे रहा है, इसको बोलते हैं सिमपोर्ट। अभी एक और चीज यहाँ पे मैं ना बड़ा स्टार लगा दूं, इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से ही क्वेश्चन आता है। आपको क्या करेंगे, ये इतना इजी यार, ये तीनों के डायग्राम दे देंगे, फिर यहाँ पे बोलेंगे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। सिम पोर्ट, सिम मतलब दोनों साथ में जा रहे हैं, सिम पोर्ट
एंटीपोड मतलब एंटी मतलब अगेंस्ट, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो ये हो गया एंटीपोड। और यूनिपोड, अगर एक अकेला दिख रहा है तो यूनिपोड। ये ऐसे फालतू क्वेश्चन आते हैं नीट में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी आप रीड कर लेना। एक और चीज, इसको अप हिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। हमारे इस केस में भी देखा ना आपने, वो लड़का चढ़ के ऊपर जा रहा था, अप हिल ट्रांसपोर्ट मतलब उस प्रोटीन में बैठ के जा रहा था ऑब्वियसली, बट जा रहा था, तो इसको बोलते हैं अप हिल ट्रांसपोर्ट। इसमें एनर्जी लगती है। अभी मैं आपको ना देखो, ये तीनों ट्रांसपोर्ट आप रीड करेंगे। डिफ्यूजन तो मैंने ऑलमोस्ट रीड करा दिया था, फैसिलिटेटेड और ये आप रीड करेंगे। और ये इसका जो ये टेबल है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही से क्वेश्चन बनेगा। मैं बोल रही हूँ ना, यही से बनेगा, मतलब यही से बनेगा। सारे PYQs उठा के देख लो आप, ऑलमोस्ट यही से क्वेश्चन बनेगा। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। रिक्वायर्स स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, किस में लग रहे थे मेम्ब्रेन प्रोटीन? डिफ्यूजन में लगे, हमें सिंपल डिफ्यूजन में नहीं लगे। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में हाँ हमें लगे, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स थे। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हाँ ऑब्वियसली थे। हाईली सिलेक्टिव कौन होगा? अभी सिंपल डिफ्यूजन में क्या ही सिलेक्शन में कोई प्रोटीन ही नहीं है, तो ऐसे कौन डिसाइड करेगा कि नहीं मैं इसको बैठाऊंगा इसको नहीं बैठाऊंगा? नो सिलेक्टिव, तो ये हाईली सिलेक्टिव नहीं होता है। फैसिलिटेटेड में ऑब्वियसली प्रोटीन है, तो प्रोटीन डिसाइड करेगा ना कि इसको बैठाऊं या उसको बैठाऊं, या किसको बैठाऊं किसको अंदर छोड़ना है, तो ये सिलेक्टिव होते हैं। और सेम एक्टिव में भी वो लाइक बताया ना मैंने कि वो अपहिल जा रहा है, तो वो भी डिसाइड कर सकता है कि मैं किसको बैठाऊं, बिकॉज वहां पे जहाँ पे भी प्रोटीन अवेलेबल है, तो वहां पे डिसाइडिंग फैक्टर तो होगा ही ना। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स, ऑब्वियसली सैचुरेट मतलब देखो इसमें तो नहीं होगा, इसमें नॉर्मल मेम्ब्रेन है, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट ही नहीं होगा। चले जा रहा है ट्रांसपोर्ट, कोई चीजें जा रही है कोई चीजें आ रही है, बिकॉज दरवाजे खुले हैं ना। फैसिलिटेटेड में और एक्टिव में ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट सैचुरेट होगा। सैचुरेट का मीनिंग एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सारे प्रोटीन्स भरे हुए हैं, सारे प्रोटीन्स कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो अगर सारे प्रोटीन में कोई ना कोई बैठा हुआ है ऑटो काइंड ऑफ, जैसे ऐसा है कि आपको एक प्लेस से दूसरी जगह जाना है, कुछ चल रहा है और यहाँ पे बहुत सारे ऑटो है, सारे ऑटो में लोग बैठ गए और एक्स्ट्रा लोग बचे हैं, तो वो लोग वेट कर रहे हैं। ऑटो तो सारे भर गए, इसको बोलते हैं सैचुरेशन आ जाना, तो सैचुरेशन आ गया, सारे ऑटो चले गए ना, ऐसे काइंड ऑफ थिंग आप कुछ समझ लो। तो ये किस में होगा? ट्रांसपोर्ट सैचुरेट, फैसिलिटेटेड में और एक्टिव में होगा। अपहिल ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन में तो अपहिल था नहीं, हमने देखा है, हमारा पिक्चर का भी गया, सिर्फ अपहिल इधर था, इधर डायरेक्शन इधर थी, इधर भी डाउनहिल है, इधर भी डाउनहिल है, तो ये है अपहिल ट्रांसपोर्ट, सिर्फ एक्टिव में होगा। रिक्वायर्स एटीपी, अब अपहिल जो होगा वहीं पे एटीपी लगेगा ना, यही टेबल से क्वेश्चन आएगा, लर्न कर लो ये टेबल, मतलब लर्न करने जैसा तो कुछ है ही नहीं, समझ गया होगा आपको। प्लांट वाटर रिलेशंस, तो देखो यहाँ पे भी 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक सेकेंड, एक बार रीड ही कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। मुझे ना एनसीईआरटी की ये लाइनें बड़ी बोरिंग लगती है, अभी मैं इतनी बार पढ़ चुकी हूँ ना, तो आई एम सो डन विद इट। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल, अबे पूरा बिल्डअप दे रही है ये। एंड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पता ही नहीं था। It provides medium in which most substances are dissolved. The protoplasm of cells is nothing but water in which different molecules are dissolved and several particles suspended. A watermelon has over 92% water. Most of the herbaceous plants only मतलब उसमें 10 से 15% ही dry weight होता है, fresh weight as dry weight. Of course, distribution of water within plant varies. Woody plants have relatively little water, while soft parts mostly contain water. A seed may appear dry, but it still has water. Otherwise, it would not be alive and respiring. Okay, so it is that important. Water इतना important है. Terrestrial plants take up huge amount of water daily, but lost to the air through evaporation from leaves transpiration. सुनो, transpiration क्या होता है? Leaves है हमारे, ये plant है पूरा, and this is leaf. लीफ से इवेपोरेशन होता है, नीचे से प्लांट वाटर ले रहा है। अभी ये ऊपर कैसे जा रहा है वाटर? नीचे से तो रूट प्रेशर है, मतलब ऊपर पुश करेगा वाटर को, लीव्स उसको पुल करती है। लीव्स पुल कैसे करेगी? बिकॉज यहाँ से तो वाटर इवेपोरेट हो रहा है ना, तो वाटर इवेपोरेट हो रहा है
फिर नीचे का वाटर आ रहा है ऊपर ऊपर ऊपर, और ऐसे कंटिन्यू इवेपोरेशन एंड ऑल चालू है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, ऊपर से लीव्स में से पुल आना कि भेजो वाटर को, वैसा वाला सीन। A mature corn plant absorbs almost 3 liters of water in a day, while mustard plant absorbs water equal to its own weight in 5 hours. It's huge. Because of the high demand of water, it's not surprising that water is often limiting factor for plant growth and productivity in both agricultural and natural environments. वाटर पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल, ये तीनों चीजें होती क्या है? इधर दो, ध्यान से सुनो। वाटर पोटेंशियल मतलब प्योर वाटर है, इसके अंदर कोई भी हमने सोल्यूट नहीं डाला। सोल्यूट क्या होता है? कुछ भी ऊपर से डाला हुआ, जैसे चीनी हो गई, नमक हो गया, नमक का पानी होता है तो वो बाद में सॉल्यूशन बन जाता है। हमने कुछ भी सोल्यूट नहीं डाला, एकदम प्योर वाटर है, उसमें एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी अंदर से ऐसे, उसको बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। वाटर का एक पोटेंशियल होता है। सोल्यूट डालने के बाद वाटर का पोटेंशियल कम होता है, तो वाटर पोटेंशियल, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हाईएस्ट है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल HIGH हाईएस्ट है, जीरो होता है प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जो हाईएस्ट है। कुछ भी हमने उसमें सॉल्यूट डाल दिया, तो ये नेगेटिव में जाएगा। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है? अभी हमारा प्योर वाटर था, हमने उसमें सॉल्यूट डाल दिया। सॉल्यूट का पोटेंशियल वही है कि वो कितने इससे वाटर पोटेंशियल को कम कर रहा है। सपोज मेरे पास वाटर था, इसका वाटर पोटेंशियल 0 है, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, फिर मैंने उस वाटर में ना सॉल्यूट ऐड कर दिया, इस वाटर में मैंने ऊपर से डाल दिया सॉल्यूट। अभी इसका वाटर पोटेंशियल हो गया -5, क्योंकि ऑब्वियसली 0 हाईएस्ट है, 0 से नीचे जाएगा तो -5 हो गया। तो सॉल्यूट पोटेंशियल क्या रहेगा? -5। जितने इससे उसने वाटर को कम किया, ये सॉल्यूट डालने के बाद -5 हो गया, तो ये हो जाएगा -5। समझी बात? और है लास्ट है प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है? हम अगर वाटर पे या फिर कोई सॉल्यूशन पे, प्योर वाटर पे भी या फिर कोई सॉल्यूशन पे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जब भी उस पर प्रेशर आएगा तो इससे वाटर पोटेंशियल बढ़ता है। अगर सपोज मैंने ये सॉल्यूशन में, ये जो अभी हमने बनाया, इस पे मैंने प्रेशर अप्लाई किया, एक्सटर्नल प्रेशर, जैसे मैंने पिस्टन वगैरह से, कोई पिस्टन कितना खराब बना है, हाँ ऐसा इमेजिन कर लो, तो पिस्टन से या फिर किससे भी हमने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया तो उससे वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होता है, उसको ही बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल एक तो देखो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव रहेगा, इतनी बात चली गई दिमाग में, बिकॉज वाटर का पोटेंशियल वो कम कर रहा है तो नेगेटिव में ही रहेगा। और प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर वो पुशिंग है तो पॉजिटिव, अगर वो पुलिंग है तो नेगेटिव। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर है। और हाँ, एनसीईआरटी आप रीड करना, इसके आगे का तो मैं लेके नहीं आई बिकॉज मुझे इतनी 3 टर्म्स ही एक्सप्लेन करनी थी। एनसीईआरटी आप रीड कर लेना, आपको समझ जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कलर एक सेकेंड, लाइट, हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मेरा लाइट इतना क्यों फ्लक्चुएट कर रहा है यार, हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सोल्यूट पोटेंशियल। कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है ना, तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सोल्यूट पोटेंशियल। और ये वाली भी बात एनसीईआरटी में दे रखी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो ये चीजें याद रखना कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। नेक्स्ट है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस मतलब देखो, हमने इससे एक मेम्ब्रेन से, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर को डिवाइड कर दिया है। ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, दोनों में ये जो मॉलिक्यूल्स है ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है। ओके, अभी मैं आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछूंगी कि
सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स राइट साइड ज्यादा है। वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा है इन दोनों में से, ए या फिर बी में से वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा है? जहां सॉल्यूट कम है, बिकॉज सॉल्यूट ऐड करने से वाटर का पोटेंशियल कम होता है, वाटर को सॉल्यूट वीक करा देता है, तो इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। ये वाटर पोटेंशियल इसका ज्यादा है और इसका वाटर पोटेंशियल कम है। ऑस्मोसिस का मतलब हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करना वाटर का, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। और एक और चीज, ये एक तो विदाउट एनर्जी की होता है, तो वाटर कहाँ से ए टू बी मूव करेगा, समझी ना बात, वाटर ए टू बी मूव करेगा बिकॉज यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी तक हमने ऑस्मोसिस देखा कि देखो यहाँ पे एक हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी और यहाँ पे सॉल्यूट है, ओके, और ये है हमारा प्योर वाटर। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे हाई है, 0 है। यहाँ पे सॉल्यूट डाली होंगी तो इसका होगा नेगेटिव, 0 से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, ज्यादा से कम की तरफ जाता है ना, तो वाटर को यहाँ से प्रेशर अपने आप लगेगा और वो लाइक मूव करना शुरू हो जाएगा। ये सक्रोज सॉल्यूशन है, मतलब हमारा जो सॉल्यूट था वो सक्रोज है। और जो बी वाला है, बी वाले में हमने क्या किया, ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया, ऊपर से हमने पिस्टन लगा दिया और एकदम हाई प्रेशर अप्लाई किया हमने। इससे क्या होगा, ये जो हमारा ऑस्मोसिस यहाँ पे हो रहा था, इसमें जो ऑस्मोसिस हो रहा था यहाँ से, मतलब वाटर का हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करना, वो यहाँ पे स्टॉप हो गया। हमने इतना प्रेशर लगाया कि ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे वाटर इधर मूव नहीं कर रहा है, हमने इतना ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया कि वाटर इधर लाइक मूव कर ही नहीं पा रहा है वो अंदर उसके, तो इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप आपको समझ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मोलाइसिस। देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मैं भी आपकी पूरी एनसीईआरटी नहीं लेके आई, बट आई होप आपको चीजें समझ तो आ जाए। प्लाज्मोलाइसिस, इसमें भी हमको 3 टर्म्स पढ़ने हैं। तो देखो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। डायग्राम से ही बताती हूँ। यहाँ पे एक सेल है, सबसे पहले आइसोटोनिक बताती हूँ। आइसोटोनिक मतलब हमने एक सेल को, इमेजिन करो एक सेल लिया मैंने, प्लांट सेल, और उसको एक ऐसे सॉल्यूशन में डाला जो आइसोटोनिक, मतलब दोनों का वाटर पोटेंशियल सेम है, इसके अंदर भी, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन या वाटर पोटेंशियल वो दोनों सेम है। तो इसमें क्या होगा, अगर वाटर पोटेंशियल ही दोनों का सेम है तो इसमें ट्रांसपोर्ट होगा या नहीं, इसमें ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, बस थोड़ा सा वाटर अंदर मूव कर जाता है, थोड़ा बहुत, तो इसलिए इसको तो फ्लेसिड बोलते हैं। तो ये वाली कंडीशन है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं आइसोटोनिक। यहाँ पे बाहर भी वाटर मूव हो रहा है और अंदर भी वाटर मूव हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इट्स इक्वल, इक्वल, यहाँ पे ज्यादा नहीं है, यहाँ पे अंदर कम नहीं है, दोनों तरफ सिचुएशन इक्वल है, वेदर इट बी सॉल्यूट, वेदर इट बी वाटर पोटेंशियल, दोनों तरफ सेम है, इसको बोलते हैं आइसोटोनिक। फिर एक कंडीशन होती है प्लाज्मोलाइज्ड। अभी इमेजिन करो मैंने हमारे सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जो है हाइपरटोनिक, उसमें बहुत सारा सॉल्यूट है। हाइपरटोनिक का मीनिंग है बहुत ज्यादा सॉल्यूट वाला, आइसोटोनिक का मीनिंग था कि इक्वल सॉल्यूट, मैंने जो वही बोला कि इधर भी इक्वल है उधर भी इक्वल है, सेल के अंदर भी और उधर भी। हाइपरटोनिक मतलब मैंने एक्सट्रीमली, जिसमें बहुत सारा सॉल्यूट है, ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया। अब बाहर बहुत ज्यादा सॉल्यूट है, मतलब बाहर वाटर पोटेंशियल कम होगा, इसके अंदर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, सारा पानी बाहर निकल जाएगा। इतना सारा सॉल्यूट है इधर, ये है हाइपरटोनिक में, यहाँ पे लिख रही हो के इतना सॉल्यूट है इधर कि वाटर बोलेगा नहीं मुझे बाहर जाना है, तो सारा वाटर बाहर निकल गया, सेल हो जाएगा ऐसे, अभी वाटर ही नहीं रहेगा सेल में, तो सेल ऐसे क्या क्या बोलेंगे उसको, श्रिंक हो जाएगा, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। देखो ये सेल कितना श्रिंक हो गया है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड। और एक नेक्स्ट कंडीशन है हाइपोटोनिक। मैंने सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में डाला जिसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, बस वाटर पोटेंशियल भरा है, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। अभी सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम है, वाटर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा से कम की ओर वाटर पोटेंशियल, मतलब वाटर मूव करेगा, वाटर आता है ज्यादा से कम की तरफ, यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है अभी,
अंदर, एज कम्पेयर तो अंदर ज्यादा ही हो गए ना, तो वाटर कर जाएगा अंदर मूव, इसमें सेल फूल जाएगा, अगर वाटर अंदर आ रहा है तो सेल फूल जाएगा, सेल बन गया टर्जिड। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझी। टर्जिड का मीनिंग क्या है, फ्लेसिड का मीनिंग क्या है, प्लाज्मोलाइज्ड का मीनिंग क्या है। फ्लेसिड मतलब एक हेल्दी नॉर्मल सीधा साधा सेल, टर्जिड का मतलब एक फूला हुआ सेल। देखो यहाँ पे वॉल सीधी है, यहाँ पे ऐसे कर्व हो गई क्योंकि ये फूल गया है, इसको बोलते हैं टर्जिड। और प्लाज्मोलाइज मतलब एक श्रिंक होने वाला सेल पूरा, जस्ट बिकॉज पूरा वाटर बाहर निकल गया। तो प्लाज्मोलाइज कौन सी कंडीशन में होगा, जब हम हाइपरटोनिक में डालेंगे, एक्सट्रीमली सोल्यूट वाले सॉल्यूशन में। आइसोटोनिक मतलब सेम इसमें डालेंगे तो फ्लेसिड बनेगा, हाइपोटोनिक मतलब टर्जिड बनेगा। The behavior of plant cells with regard to water movement depends on surrounding solution. If the external solution balances osmotic pressure of cytoplasm, it is said to be isotonic. If the external solution is more dilute than cytoplasm, cytoplasm से ज्यादा dilute मतलब ज्यादा वाटर है वहां पे, अंदर कम वाटर है बाहर ज्यादा वाटर है, तो इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। ये हाइपो क्यों बोला है, हाइपो का मीनिंग होता है कम, हाइपर का मीनिंग होता है ज्यादा। हाइपो मतलब बहुत कम ना, तो कम क्या, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम। इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट कब होगा, जब सॉल्यूट कम होगा, उसी को तो डाइल्यूट बोलेंगे, एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। और इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, बाहर का सॉल्यूशन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत भर भर के सॉल्यूट है उसमें, तो सॉल्यूशन हो जाता है हाइपरटोनिक। तो हाइपर का मीनिंग ही ज्यादा है। सेल्स स्वेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड श्रिंक इन हाइपरटोनिक वंस, वो बता दिया। नेक्स्ट है इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन का एक मस्त एग्जांपल इसमें दे रखा है कि जैसे हम कुछ भी सोक करके रखते हैं ओवरनाइट, तो बाद में वो फूल जाता है। कोई भी सीड्स एंड और होते हैं, चने वटाने ऐसे भिगो भिगो के रखते हैं, और उसके बाद वो फूल जाते हैं ना, ऑब्वियसली ओवरनाइट उसमें वाटर चला जाता है, तो इसलिए इस फिनोमेनन को बोलते हैं इम्बाइबिशन। is a special type of diffusion when water is absorbed by solids, colloids, causing them to increase in volume. उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, देखा होगा आपने। The classical examples of imbibition are absorption of water by seeds and dry wood. Dry wood वाला भी एग्जाम्पल है कि ऐसे वुड बहुत सी बार क्या होता है, दरवाजे फूल जाते हैं पानी की वजह से, वुड भी उसको ये कर लेता है, सोक कर लेता है वाटर को। The pressure that is produced by swelling of wood has been used by prehistoric man to split up rocks and boulders. If it were not the pressure due to imbibition, seedlings would not have been able to emerge out of soil into open. They probably would not have been able to establish. तो जैसे क्या बोलते हैं उसको, मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं वो याद नहीं आ रहा, कि जर्मिनेशन होना सीड्स का। कभी भी देखना मटकी वगैरह में ये होता है, मटकियों में एक छोटा सा ये होता है ना, कुछ तो भी ऐसे कॉमा काइंड ऑफ थिंग, वो किस वजह से हो रहा है, और फूल जाते हैं ना, जो भी सीड्स हम सोक करके रखते हैं वो फूल जाते हैं, तो वो इसी की वजह से, इम्बाइबिशन की वजह से, और बाद में वो जर्मिनेट भी किए जा सकते हैं। इम्बाइबिशन इज ऑल्सो डिफ्यूजन सिंस वाटर मूवमेंट इज अलॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी सीड्स में वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है, बाहर हमने उसको वाटर में डाल दिया तो वो सोक कर लेंगे, तो हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन में जाना। The seeds and other such materials have almost no water, hence they absorb water easily. Water potential gradient between absorbent and liquid is imbibed, essential for imbibition. In addition, for any substance to imbibe any liquid, कोई भी सब्सटेंस को, कोई भी लिक्विड को इम्बाइब करना है, उसमें अफिनिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन दोनों सब्सटेंस में भी और इसमें भी अफिनिटी होना ज़रूरी है। एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड इज ऑल्सो प्री रिक्विजिट। नेक्स्ट है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट सॉइल से पूरे हर एक पार्ट ऑफ प्लांट में कैसे होता है, देखो। इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, एक सेकेंड मेरा माइक मैं लगाना भूल गई। इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स ऑफन सब्सटेंसेस हैव टू बी मूव्ड लॉन्ग डिस्टेंस। ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत चीजें बोली होती है, रुको, स्पेशल लॉन्ग, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं फालतू चीजें बोली। वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड आर जनरली मूव्ड बाय अ मास और बल्क फ्लो सिस्टम। इसका मीनिंग क्या है, देखो ध्यान से सुनो। मास और बल्क फ्लो सिस्टम मतलब, देखो वाटर ऐसे थोड़ी ट्रांसपोर्ट होता है कि टूट टूट के थोड़ी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर एक साथ मूव करता है, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है दे मूव टुगेदर, तो इसको बल्क फ्लो सिस्टम बोलते हैं, दे आर ऑल मूविंग टुगेदर। तो इसको बोलते हैं बल्क फ्लो और मास फ्लो सिस्टम। मास फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और बल्क
मतलब कोई बल्क और मास में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट में प्रेशर डिफरेंस होता है, इस रीजन से ये ट्रांसपोर्ट होगा. इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास फ्लो द सब्सटेंसेस वेदर इन सॉल्यूशन और सस्पेंशन आर स्वेप्ट अलोंग एट सेम पेस एज इन फ्लोइंग रिवर. फ्लोइंग रिवर का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि फ्लोइंग रिवर में हर एक वाटर मॉलिक्यूल सेम स्पीड से भाग रहा है, राइट हर एक वाटर मॉलिक्यूल सेम स्पीड से भाग रहा है, वो साथ में भाग रहे होता है. दिस इज अनलाइक डिफ्यूजन वेयर डिफरेंट सब्सटेंसेस मूव इंडिपेंडेंटली, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा अभी, इंडिपेंडेंटली डिपेंडिंग. देखो ये दो वर्ड्स जैसे उन्होंने पैराडॉक्सिकली डाल दिए यहाँ पे, इंडिपेंडेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. बल्क फ्लो कैन बी अचीव्ड आइदर थ्रू पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट, पॉजिटिव प्रेशर जैसे मैंने आपको बताया था पुल एंड पुश वाला, लाइक अ गार्डन होस, और अ नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर सक्शन थ्रू अ स्ट्रॉ. मैंने बोला था आपको कि पुल करने वाले को नेगेटिव बोलेंगे, पुश करने वाले को पॉजिटिव बोलेंगे. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू कंडक्टिंग और वस्कुलर टिश्यूज ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ. तो फूड का ट्रांसलोकेशन, फूड का, वाटर का, मिनरल का, सारी चीजें जो भी वस्कुलर में मूव कर रही है, वस्कुलर सिस्टम मतलब जाइलम फ्लो है, उनमें जो भी मूव कर रहा है वो सारा आएगा ट्रांसलोकेशन में. नेक्स्ट है हाउ डू प्लांट्स एब्सॉर्ब वाटर. प्लांट्स एब्सॉर्ब कैसे करते हैं वाटर? देयर आर टू वेज. ये सारा जो है यहाँ पे राड़ा राड़ा वो आप रीड करेंगे, मैं सिर्फ इसका मीनिंग बताऊंगी क्योंकि आपको समझ जाएगा, कुछ नहीं है. देखो दो वेज होते हैं, एक तो एपोप्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे. एपोप्लास्टिक पाथवे में क्या है, ये यहाँ पे देखो ऐसे सेल्स है, वाटर ऐसे मूव कर रहा है, जैसे इंटरसेलुलर स्पेस से वाटर मूव कर रहा है. और सिम्प्लास्टिक में क्या होता है, सेल्स के बीच में से वाटर मूव करता है, इधर से ऐसे वो सेल्स को क्रॉस करता है, तो इसको बोलते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे. अभी आगे देखते हैं. ये जो ये दे रखा है, ये वाला कलर, ये है सिम्प्लास्ट. वेट, इसको मैंने कलर नहीं करना चाहिए. ये है सिम्प्लास्ट, तो ये वाला जो कलर है ये है सिम्प्लास्ट, मतलब सेल्स के बीच में से प्रोटोप्लाज्म से होते हुए जाना, उसको बोलते हैं सिम्प्लास्ट. और एपोप्लास्ट है इंटरसेलुलर स्पेसेस से. देखो ये पूरा एपोप्लास्ट है. लेकिन एंडोडर्मिस में क्या होता है, देखो ये एंडोडर्मिस लेयर है, ये रूट के लेयर्स है. तो दिस इज एपिडर्मिस, ये कॉर्टेक्स, ये एंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकल, और यहाँ पे जाइलम आ जाएगा. अभी उतना पता होगा ना, एनाटॉमी पढ़ा होगा तो ये आ गया जाइलम. वाटर ऐसे होते हुए बॉडी में एंटर कैसे करेगा वाटर प्लांट के? सबसे पहले एपिडर्मिस से होएगा, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर सीधा वस्कुलर इसमें घुस जाएगा. तो ये है जाइलम. ओके, तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, एंडोडर्मिस में एक स्ट्रिप होती है, इसका नाम है कैस्पेरिन स्ट्रिप. तो ये स्ट्रिप यहाँ पे इसका रास्ता ब्लॉक कर रही है, तो अभी वाटर यहाँ से जाएगा पर उसको रास्ता ही नहीं है जाने को, तो वो यहाँ पे एंटर कर लेता है. तो फाइनली वो जाएगा सिम्प्लास्टिक वे में. ऐसे तो एपोप्लास्ट भी काम कर रहा है, लेकिन एंड में फाइनली उसको प्रोटोप्लाज्म के थ्रू जाना पड़ रहा है कि उसको सेल वॉल क्रॉस करनी पड़ रही है, सेल मेम्ब्रेन, और अंदर जाना ही पड़ रहा है. फिर ये देखो जाइलम में पहुंच जाएगा, देन इट विल ट्रैवल. तो देखो द एपोप्लास्ट इज सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स दैट इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द प्लांट एक्सेप्ट कैस्पेरिन स्ट्रिप. मैंने बताया कैस्पेरिन स्ट्रिप में नहीं जा सकते, तो इसलिए द एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर ऑकर्स एक्सक्लूसिवली थ्रू इंटरमेम्ब्रेन स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस एक्चुअली. What movement through apoplast does not involve crossing of cell membrane. The movement is dependent on water gradient. The apoplast does not provide any barrier to water movement and water movement is through mass flow. apoplast में कोई बैरियर नहीं होता है, वाटर फ्लो कर रहा होता है. लेकिन सिम्प्लास्ट में क्या होगा, सिम्प्लास्ट में इट्स स्लो प्रोसेस, बिकॉज आपको इसके थ्रू जाना है, लाइक सेल के अंदर जाना है, सेल के अंदर कितनी चीजें दिखेंगी एंड ऑल, तो वो सारी चीजें. तो इसलिए एज वाटर इवेपोरेट्स इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस और एटमॉस्फेयर, टेंशन डेवलप इन कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ वाटर इन एपोप्लास्ट. हेंस मास फ्लो ऑफ वाटर ऑकर्स थ्रू एडेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर. एडेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी होती क्या है? एडेसिव प्रॉपर्टी मतलब, पहले कोहेसिव बताती हूँ. कोहेसिव प्रॉपर्टी मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का साथ में जुड़ा रहना, वाटर मॉलिक्यूल्स लाइक टुगेदर रहते हैं वो. और एडहेसिव प्रॉपर्टी मतलब वो दीवार से भी जुड़े हैं, दीवार मतलब जो भी उनके आजू बाजू है. अब एक ग्लास में वाटर डालेंगे तो वो ग्लास से भी जुड़ा है ना, लाइक वो ग्लास से भी चिपका हुआ है, तो इसको बोलते हैं एडेशन और कोहेजन. ये दो प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज की वजह से वाटर ऊपर मूव कर पाता है, बिकॉज
ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि इवेपोरेट हो रहा है तो ऊपर से एक पुल क्रिएट हो रहा है, वाटर बार बार ऊपर जा रहा है, पुल क्रिएट हो रहा है, तो वाटर ऊपर 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 आएगा। तो यहाँ पे भी वही बोला है कि इवेपोरेशन की वजह से वाटर ऐसे खींचा जाता है ऊपर। और वो कौन सी दो प्रॉपर्टीज है, एडेशन और कोहेजन। सिम्प्लास्ट में क्या होता है, देखो यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा पे बताए वाले हैं, ये सेल्यूलर कनेक्शंस है जहाँ से मूव कर रहा है। और तो symplastic system, interconnected protoplasm, neighboring cells are connected through cytoplasmic strands, plasmodesmata. Symplastic movement, the water travels through cells, their cytoplasm. Intercellular movement is through plasmodesmata. दो सेल्स के बीच में की मूवमेंट प्लाज्मोडेस्माटा से होगी, देखा हमने। वाटर हैज टू एंटर सेल्स थ्रू सेल मेम्ब्रेन, हेंस मूवमेंट इज रिलेटिवली स्लोवर होती है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन भी क्रॉस करना है हमें। मूवमेंट इज अगेन डाउन अ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ के, पोटेंशियल ग्रेडियंट के ही पार होती है, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर वो बढ़ेगी, तो इट्स लाइक पोटेंशियल ग्रेडियंट। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में बी एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, मतलब साइटोप्लाज्म की अगर स्ट्रीमिंग हुई, वो मूव कर रहा है वो डायरेक्शन में, तो इट विल हेल्प इट to go in that particular direction. You may have observed cytoplasmic streaming of hydrilla leaf. The movement of chloroplast during streaming is easily visible. नहीं, हमने तो नहीं देखा, but yeah. Most of the water flow in root occurs through apoplast since cortical cells are loosely packed. ये आप रीड करना, देखो मैं ये बता रही थी कि एंडोडर्मिस लेयर जो है वहां पे कैस्पेरिन स्ट्रिप प्रेजेंट है, वो देखा, तो ये वाली बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट लेयर्स इज अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक इन एंडोडर्मिस, ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक होगा, जैसे मैंने बताया वो एंड में तो उसको एंटर करना पड़ रहा है ना बिकॉज ऑफ कैस्पेरिन स्ट्रिप, इसलिए अल्टीमेटली इट इज सिम्प्लास्टिक। दिस इज ओनली वे ऑफ वाटर एंड अदर सोल्यूट्स कैन एंटर वस्कुलर सिलेंडर xylem phloem, वो बताया था मैंने। Once inside xylem, water is again free to move between cells as well as through them, उनके थ्रू भी। In young roots, water enters directly into xylem vessels or tracheates. These non-living conduits so are parts of apoplast. ये apoplast के part होते हैं। The path of water and mineral ion into the root vascular system is summarized. यहाँ से ये symplastic because ये पेनिट्रेट कर रहा है, देखो ये अभी सेल के अंदर है, ये वाला कोई भी सेल के अंदर नहीं होगा, ये बीच बीच में से जा रहा है। ये हो गया एपोप्लास्टिक, ये हो गया सिम्प्लास्टिक, ये हो गई एंडोडर्मिस, ये है जाइलम। जाइलम मतलब उसको वही तो यहाँ तक जाना है, जाइलम तक पहुंचना है, फिर जाइलम में वो मूव कर सकता है अपवार्ड डाउनवर्ड, नहीं वाटर है तो ऑब्वियसली अपवार्ड। कैस्पेरिन स्ट्रिप, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, phloem. Some plants have additional structure associated with them that help in water and mineral absorption. A mycorrhiza is symbiotic association of fungus with root system. फंगस और रूट का एसोसिएशन इसको बोलते हैं माइकोराइजा। द फंगल फिलामेंट्स फॉर्म नेटवर्क अराउंड द यंग रूट एज दे पेनिट्रेट रूट सेल्स। द हाइफे हैव वेरी, हाइफे क्या होता है पता होगा, इट्स लाइक क्या बोल रही थी मैं, इट्स लाइक पार्ट है वो एक फंगस का, आप ऐसा समझो। हाइफे फंगस का पार्ट होता है, अगर आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो यू नो व्हाट हाइफे इज। द हाइफे हैव अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया दैट अब्सॉर्ब मिनरल आयंस वाटर फ्रॉम सॉइल फ्रॉम मच लार्जर वॉल्यूम of soil that perhaps a root cannot do. The fungus provides minerals and waters to the roots. In turn, root provides sugar, nitrogen containing compounds to the mycorrhiza. तो ये इनका लाइक म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशन है कि मुझे ये चाहिए तू ये दे दे, तुझे जो चाहिए वो मैं दे दूंगी, तो that kind of thing. Some plants have obligate association with mycorrhiza. Obligate in the sense compulsory. There's no other option. तो ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होता है कोई प्लांट्स का माइकोराइजा के साथ। For example, pinus seeds cannot germinate and establish without presence of mycorrhiza. Important point. For example, pinus seeds cannot germinate and establish without presence of mycorrhiza. तो mycorrhiza इतना ज़्यादा important रोल प्ले कर रहा है इधर, याद रखना ये important है। Next. वाटर मूवमेंट अप ऑफ प्लांट, यहाँ पे मैं सिर्फ टर्म्स लिख के लाई हूँ, ये आप रीड करेंगे, कुछ भी नहीं है इसमें। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। एक सबसे पहले तो झाड़ बना ले, तो देखो ये है हमारा ट्री, यहाँ पे भी कुछ बना देते हैं। तो होता क्या है अभी ना, वाटर यहाँ से आता है, राइट, रूट से वाटर आएगा, वाटर रूट से आता है, और यहाँ पे क्या होता है ये मतलब यहाँ पे भी वो वेसल्स में है ना, वेसल भी बना लेते हैं।
ओके, अभी ये वाटर वेसल में मूव करेगा, ये वाटर वेसल में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वाटर जम जाता है, इतना सारा वाटर आएगा तो यहाँ पे वाटर जम जाएगा, जम जाता है इन द सेंस वहां पे बहुत सारा वाटर हो गया तो प्रेशर लगेगा ना, ये लगता है ऊपर की तरफ प्रेशर, तो नीचे से ऐसा थोड़ा 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 प्रेशर लगता है बिकॉज यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, इसको बोलते हैं रूट प्रेशर। ये बात याद रखना, इस ही प्रेशर को बोलते हैं रूट प्रेशर। वाटर जमा हो रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ प्रेशर लग रहा है, इसको बोलेंगे रूट प्रेशर। फिर लीव्स जो होते हैं, लीव्स में होते हैं स्टोमेटा। अब इस स्टोमेटा के थ्रू इवेपोरेशन होगा, मतलब जैसे जैसे वाटर का इवेपोरेशन होता है, ऊपर वाटर भाप बन के उड़ रहा है, यहाँ पे ऐसे वाटर उड़ रहा है भाप बन के, तो नीचे से वाटर को और खींचा जाता है और पुल आता है ऊपर से, क्योंकि वाटर में मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, एडेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी है वाटर के पास, तो वाटर के मॉलिक्यूल साथ रहना पसंद करते हैं। तो अभी वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, इनके ऐसी कड़ी से कड़ी जुड़ी है, फिर अभी ये इवेपोरेट कर गया, इसने इसको ऊपर ला लिया, इसकी भी कड़ी किसी और से जुड़ी है, तो फिर ये भी उसको ऊपर खींचेगा, तो ऐसे लाइक चेन चालू है वाटर का, लाइक पूरे जॉइंट है ना मॉलिक्यूल्स, तो वो खींचे जाते हैं। तो जैसे जैसे इवेपोरेशन होता है, यहाँ से लीव से एक पुल आता है, बहुत हेवी पुल, यहाँ से ऐसे प्रेशर आता है कि नहीं भेजो वाटर को ऊपर, तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल। ये बात याद रखना, इस ही पुल को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ग्रासेस में क्या होता है, यहाँ पे छोटे छोटे लीव्स है, ओके, यहाँ पे सपोज नीचे में लीव्स निकाल लूं, यहाँ पे एक लीफ है, ये ग्रासेस में होता है मेनली। अभी क्या हुआ, शाम के टाइम पे या फिर रात के टाइम पे इवेपोरेशन नहीं होता है इतना ज्यादा, सनी नहीं है तो इतना इवेपोरेशन क्यों होगा, तो इवेपोरेशन नहीं होता है तो वाटर यहाँ पे जमने लगता है, यहाँ पे वेसल्स में वाटर जमने लगा है, ये वाटर के ड्रॉपलेट्स बनते हैं, ऐसे ड्रॉपलेट्स बनते हैं लीव्स पे, देखे होंगे आपने बहुत सी बार, कभी भी मॉर्निंग में उठ के देखा, हमेशा नहीं बट मॉर्निंग में उठ के देखा तो ये ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स, इस फिनोमेनन को बोलते हैं गटेशन। क्या बोलते हैं, गटेशन। इस ही फिनोमेनन को बोलते हैं गटेशन बिकॉज रूट प्रेशर की वजह से। एक बात सबसे पहले दिमाग में भरो, ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था बिकॉज मेरा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, तो पता नहीं मैंने एक क्वेश्चन कैसे गलत किया, इन द सेंस लाइक मॉक टेस्ट एंड ऑल में, कि गटेशन किसकी वजह से होता है, एंड मैंने ट्रांसपिरेशन पुल बोला, नो गटेशन होता है रूट प्रेशर की वजह से, बिकॉज रूट प्रेशर की वजह से वहां पे वाटर जमा हो रहा है ना, तो उसकी वजह से गटेशन होता है, और वो वाटर के ऐसे बहुत सारा वाटर जमा हो गया तो उसकी ड्रॉपलेट्स ऐसे ऊपर लीफ पे दिखती है, तो बात याद रखना, रूट प्रेशर की वजह से ही गटेशन होता है। तो ट्रांसपिरेशन पुल क्या है वो भी, कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। अभी ट्रांसपिरेशन इज इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, बताया, it occurs mainly through stomata. Besides the loss of water vapor transpiration, exchange of oxygen, carbon dioxide in leaf also occurs through stomata. अभी ये stomata पे शुरू हो गए, now they will only talk about stomata transpiration के बीच में। Normally stomata are open in day time, closed during night. The immediate cause of opening और closing of stomata is change in turgidity of guard cells। देखो मैंने आपको टर्गार प्रेशर के बारे में भी नहीं बोला, एक सेल में अगर वाटर आ जाए तो अंदर का प्रोटोप्लास्ट और वाटर इससे फूल रहा है ना, वो तो फूलने की वजह से अंदर का जो प्रोटोप्लास्ट है वो वॉल्स पे धक्का लगाएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब तरफ से वो वॉल्स पे पुश लगाएगा, उसको बोलते हैं टर्गार प्रेशर, वो प्रेशर लगाएगा। हाँ, और यहाँ पे क्या देख रही थी मैं, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, चेंज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी की वजह से स्टोमेटा ओपन या क्लोज होता है, इतना पता होगा। द इनर वॉल ऑफ ईच गार्ड सेल्स टुवर्ड द पोर और स्टोमेटल अपर्चर, मतलब होल, थिक एंड इलास्टिक, इनर वॉल थिक एंड इलास्टिक होती है। व्हेन टर्जिडिटी इंक्रीजेस विद इन 2 गार्ड सेल्स फ्लैंकिंग ईच स्टोमेटल पोर, मतलब स्टोमेटल अपर्चर और पोर, थिन आउटर वॉल बल्ज आउट एंड फोर्स इनर वॉल्स टू क्रिएट, मतलब क्रिसेंट शेप ऐसे, तो इनर वॉल्स को भी वो ऐसे होने पे फोर्स कर देता है जब टर्जिडिटी है, जब सेल्स लाइक फुल है तो वो ऐसे बना देंगे, ये बन गया स्टोमेटल अपर्चर, फिर यहाँ से ओपन हो जाएगा स्टोमेटा। The opening of stomata is also aided due to orientation of microfibrils। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, माइक्रोफिब्रिल्स का ओरिएंटेशन कैसे होता है, तो अगर रेडियल ओरिएंटेशन रहा
Cellulose microfibrils are oriented radially, make it easier for stomata to open. When guard cells lose turgor due to water loss or water stress, elastic inner wall regain original shape. The guard cells become flaccid and stomata closes. ऐसे होता है, ये देखो माइक्रोफिब्रिल्स जो है वो ऐसे शेप में होने चाहिए, ऐसे 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 क्रॉस होने चाहिए, तो इससे इट विल हेल्प टू फॉर्म अ क्रीजेंट शेप, इवेंचुअली फैसिलिटेट स्टोमेटल ओपनिंग. गार्ड सेल स्टोमेटल अपर्चर, ये डायग्राम देख लो एक बार. नेक्स्ट, हम ट्रांसपिरेशन पढ़ने आए थे, स्टोमेटा पढ़ के चले गए. अब आगे का रीड करना, कुछ भी नहीं है वहां पे, मैंने जो आपको बताया वही है. फिर ये देखो मेन बता देती हूँ. कोहेजन, एडेशन, सरफेस टेंशन होता क्या है? कोहेजन मीन्स म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, बताया था ये भी. अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सर्फेसेस, वो भी बताया था कि सरफेस से, सच एज द सरफेस ऑफ ट्रेकरी एलिमेंट्स. ट्रेकरी एलिमेंट्स मतलब पता है ना, जाइलम फ्लोएम, तो वो वाली चीज. सरफेस टेंशन, ट्रेकरी एलिमेंट्स बोल तो जाइलम फ्लोएम वो वाली चीज नहीं, सिर्फ जाइलम की बात हो रही है यहाँ पे. surface tension, water molecules are attracted to each other in liquid phase more than to water in gas phase. इस मतलब liquid phase में वो ज़्यादा attracted है as compared to gas phase, इसको बोलते हैं surface tension. Transpiration के ये देखो, ये तीन मेन चीज़ें हैं, ये याद रखना है, इस पे ही आएगा क्वेश्चन. ये तो इसमें आया था, क्या बोलते हैं, मैच द फॉलोइंग में, कि कोहेजन क्या है, एडिशन क्या है. These properties give water high tensile strength. ये इसको हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. टेंसाइल स्ट्रेंथ का मीनिंग है एन अबिलिटी टू रेजिस्ट अ पुलिंग फोर्स, एक पुलिंग फोर्स को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी, ये प्रॉपर्टीज देती है कोहेजन, एडेशन. इन प्लांट्स कैपिलैरिटी इज एडेड बाय स्मॉल डायमीटर ऑफ ट्रेकरी एलिमेंट्स, ट्रेकीज एंड वेसल एलिमेंट्स. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स वाटर. ऑब्वियसली वी नो दैट द सिस्टम ऑफ xylem vessels from root to leaf vein can supply needed water. But what force does the plant use to move water molecules into leaf parenchyma cells where they are needed? The water evaporates through stomata. Stomata से evaporate हो गया. Since thin film of water over cells is continuous, it results in pulling of water molecule by molecule, ये बताया मैंने, into the leaf from xylem. Also because of lower concentration of water vapor in atmosphere, एक और reason है इसका कि continuous water ऊपर क्यों आ रहा है, एक pull क्यों maintain है, because lower concentration of water vapor in atmosphere as compared to substomatal cavity and intercellular spaces, water diffuses into surrounding air. This creates pull create हो गया. ये डायग्राम ध्यान से देख लेना पहले से. stomatal pore, transpiration and photosynthesis a compromise. देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है. Transpiration has more than one purpose to it. Transpiration की purpose है create transpiration pool for absorption and transport of plants. Supplies water for photosynthesis. Transport mineral from soil to all parts. जो भी required minerals है वो all part में जाते हैं. Cools leaf surfaces sometimes 10 to 15 degree by evaporative cooling. तो वो cooling भी करता है. Maintains the shape and structure of plants by keeping cells turgid. तो cells को turgid रखने की वजह से वाटर रहेगा बहुत ज़्यादा, तो सेल्स ऑब्वियसली टर्जिड रहेंगे. टर्जिडिटी की वजह से अच्छा शेप मेंटेन रहता है. एन एक्टिवली फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट हैज एन इनसटाइबल नीड फॉर वाटर. उसको भयंकर नीड होती है वाटर की. फोटोसिंथेसिस इज लिमिटेड बाय अवेलेबल वाटर विच कैन बी स्विफ्टली डिप्लीटेड बाय ट्रांसपिरेशन. द ह्यूमिडिटी ऑफ रेन फॉरेस्ट इज लार्जली ड्यू टू दिस फास्ट साइक्लिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रूट to leaf to atmosphere and back to the soil. The evolution of C4 photosynthetic system is probably one of the strategies of maximizing availability of CO2 while minimizing water loss. C4 plants are, देखो इसमें water loss बहुत कम होता है C4 plants में, are twice as efficient as C3 plants in terms of fixing carbon dioxide, making sugar. However, C4 plants loses only half as much as water as C3 plants. मतलब C3 plants जितना water lose करते हैं उससे आधा ही C4 plants. तो अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, अपटेक ऑफ मिनरल आयंस. तो मिनरल आयंस का अपटेक कैसे होता है देखो. Unlike water, all minerals cannot be passively absorbed by roots. सारे minerals passively absorb नहीं हो सकते, right? Two factors account for this. First is minerals are present in soil as charged particles which cannot move across cell membranes. Cell membranes के across charged particles तो move नहीं हो सकते. Concentration of minerals in soil is usually lower, higher से lower होती है.
सॉइल में ही लोअर है तो वहां से क्या ही लेंगे हम ऐसे। देयरफॉर मोस्ट मिनरल्स मस्ट एंटर रूट बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन, हमको एनर्जी खर्च करके ऐसे खींच के लेना पड़ता है इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ एपिडर्मल सेल्स। दिस नीड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। The active uptake of ions is partly responsible for water potential gradient in roots and therefore देखो water potential gradient के लिए भी ये है because अगर एक बार हमने कोई मिनरल आयंस ले लिए तो पानी तो उसके पीछे पीछे आएगा ही ना। वाटर बायोस्मोसिस, सम आयंस आल्सो मूव इनटू एपिडर्मल सेल्स पैसिवली, तो कोई कोई आयंस पैसिवली भी होते हैं, इट्स नॉट कंपलसरी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही करना पड़ेगा, बट हाँ मेनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट से लिया जाता है और उसके दो रीजंस ऊपर दे रखे हैं। आयंस आर अब्सॉर्ब्ड from soil both by passive and active transport. Specific proteins in membranes of root hair cells actively pumps ions from soil to cytoplasm of epidermal cells. तो ऐसे proteins पास कर देते हैं, यहाँ से उठाया यहाँ पे अंदर दे दिया। Like all cells, the endodermal cells have many transport proteins embedded in their plasma membrane. They let some solutes cross membrane but not others. Transport proteins of endodermal cells are control proteins. Obviously they are controlled where a plant adjusts. देखो कंट्रोल प्रोटीन्स और एक था चैनल प्रोटीन्स। कंट्रोल प्रोटीन्स वो होते हैं जो ऐसे होते हैं, दे आर लाइक समथिंग लाइक दिस। ये यहाँ से प्रोटीन को उठाएंगे, ये यहाँ पे मेम्ब्रेन है, ओके मेम्ब्रेन में ये सिचुएटेड है। मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन धसे हुए हैं और ये यहाँ से बाहर से कोई भी चीज को उठाएंगे और उसको अंदर देंगे तो दे विल लाइक टर्न, वो पूरे ऐसे उल्टे हो जाएंगे यहाँ पे। यही बाद में ये हो रहा है, ओके दो नहीं है तो बाद में उसको अंदर डाल दिया। इसको बोलते हैं कंट्रोल प्रोटीन्स, ओके। और चैनल प्रोटीन्स ये होते हैं, बताया है मैंने आपको, बस उस टाइम मुझे नाम याद नहीं आ रहे थे। ये चैनल प्रोटीन्स, यहाँ से कुछ जाएगा वो इधर चल जाएगा, सो दिस इज चैनल प्रोटीन, okay, where a plant adjusts the quantity and type of solute that reach xylem. Control proteins में वो decide होता है ना कि क्या किसको उठा के अंदर देना है। Next is note that root endodermis because of layer of suberin has ability to actively transport ions in one direction only. एक direction में active transport किया जा सकता है। Next is translocation of mineral ions. Mineral ions का देखो translocation कैसे होता है, travel कैसे करते हैं। After ions have reached xylem through active or passive uptake or combination of two, दोनों के combination में भी हो सकता है, their further transport to upper stem to all parts of plant is through transpiration stream. Transpiration stream की वजह से वो ऊपर 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 मूव करते हैं। The chief sinks for, देखो सिंक एंड सोर्स का डेफिनेशन दे दूं। सिंक मतलब पहले सोर्स बता दी, सोर्स मतलब जहाँ पे चीजें प्रोड्यूस हो रही है या फिर जहाँ से चीजें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मूवमेंट। सोर्स मतलब जहाँ से चीजें प्रोड्यूस हो रही है, सिंक मतलब जहाँ पे उसकी जरूरत है, और मेनली ये फूड के लिए यूज है। तो फूड का जो सोर्स है वो लीव्स हो जाएगा और सिंक जहाँ पे उसकी जरूरत है, तो मे बी अगर रूट्स को जरूरत है, रूट्स में कुछ हो गया, रूट्स को भी नॉर्मली भी जरूरत होती है, तो वो रूट्स में जब जाएगा तो रूट्स उसका सिंक बन जाएगा। और सिंक और सोर्स फ्लक्चुएट भी कर सकते हैं कभी कभी कहीं और जगह पे, जो नॉर्मली लीव्स सपोज, ओके लीव्स है हमारे सोर्स फूड के, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि लीव्स को कुछ चाहिए या फिर लीव्स में कुछ डैमेज है और तो लीव्स को कुछ चाहिए है, लीव्स में भी कुछ आ रहा है, तो लीव्स क्या बन गया इस सब्सटेंस के लिए, सिंक। तो ऐसे चीजें काम करती है, ओके। द चीफ सिंक्स फॉर मिनरल एलिमेंट्स आर ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट। ग्रोइंग रीजन सिंक क्यों होता है, बिकॉज ऑब्वियसली वो ग्रोइंग रीजन है इसलिए वो सिंक होता है। वहां पे बहुत जरूरत है हमें किसकी, मिनरल एलिमेंट्स की, सच एज apical and lateral meristem, young leaves, developing flower, fruit, seed, and storage organs. Unloading mineral ions occurs at fine vein endings through diffusion and active uptake by these cells. तो diffusion से unloading होती है, मतलब obviously दे दिया जाता है जो भी लाया है, और active uptake वो कर लेते हैं जिसको भी need है। Mineral ions are frequently remobilized भी होते हैं from older parts senescing part, ये बात बहुत बार बता चुकी हूँ मैं। Older dying leaves export much of their mineral content to younger leaves, पता है ये आपको। Similarly, before leaf fall in deciduous plants, minerals are removed other parts. Elements most readily mobilized are, देखो elements सारे move नहीं करते, जो structural elements है obviously they don't move. कौन से elements move करते हैं, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और पोटेशियम, ये एलिमेंट्स मूव करते हैं, दे आर रेडिली मोबिलाइज्ड। सम एलिमेंट्स दैट आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स लाइक कैल्शियम आर नॉट रीमोबिलाइज्ड। यही बोला मैंने कि कैल्शियम स्ट्रक्चरल में आता है इसलिए वो जल्दी से रीमोबिलाइज नहीं होगा।
An analysis of xylem exudates shows that though some of the nitrogen travels in inorganic ions, much of it is carried in organic form of amino acid and related compounds. Inorganic में भी नाइट्रोजन कैरी होता है इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी, लेकिन मोस्ट ऑफ इट, मेजर पार्ट ऑफ इट ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है अमीनो एसिड्स में या फिर रिलेटिव कंपाउंड्स में, तो यहाँ पे वही बोला है. सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर कैरीड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन एडिशन, मतलब सब आयंस में ही नहीं हो रहे, कोई कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी हो रहे हैं. In addition, small amount of exchange of materials does take place between xylem and phloem. तो xylem और phloem में भी exchange of material हो रहा है. Hence, it is not that we can clearly make a distinction and say categorically that xylem transports only inorganic nutrients while phloem transports only organic material, as was traditionally believed. तो पहले ऐसे बिलीव किया जाता था कि जो फ्लोएम है वो सिर्फ ऑर्गेनिक चीजें लेके जाता है और जाइलम सिर्फ इनऑर्गेनिक, लेकिन उनके बीच में भी एक्सचेंज हो रहा है, तो दिस इज नॉट कंपल्सरी. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक. देखो फूड प्राइमरीली सक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड बाय वस्कुलर टिश्यू फ्लोएम फ्रॉम सोर्स टू सिंक. सोर्स से सिंक की तरफ जहाँ पे बनता है, फिर जहाँ पे नीड है तो वहाँ पे फूड ट्रेवल करता है. यूजुअली द सोर्स इज अंडरस्टूड टू बी दैट पार्ट ऑफ प्लांट विच सिंथेसाइजेस फूड, जहाँ पे फूड बन रहा है. दैट इज लीफ एंड सिंक द पार्ट दैट नीड्स एंड स्टोर्स द फूड. जहाँ पे स्टोरेज होता है, जहाँ पे जरूरत होती है प्लांट की, उसको बोलते हैं सिंक. तो ऐसा होता है कि जब अगर कोई पार्ट ऑफ प्लांट को जरूरत है, मे बी कभी कभी लीव्स को भी जरूरत हो सकती है कोई चीजों की, तो लीव सिंक बन जाएगा और जहाँ से चीजें आ रही है लीव्स के पास वो बनेगा सोर्स. तो ऐसे सोर्स और सिंक होता है जहाँ पे फूड बन रहा है. अभी सपोज रूट को जरूरत है तो रूट इज हमारा सिंक और लीव्स से फूड आ रहा है बन के, तो लीव इज सोर्स, तो वैसे उसको बोलते हैं. बट द सोर्स एंड सिंक मे बी रिवर्स्ड, यही बोला मैंने, डिपेंडिंग ऑन द सीजन और द प्लांट्स नीड्स. Sugar stored in roots may be mobilized to become a source of food in early spring when the buds of trees act as sink. जब buds है तो फिर वो sink हो जाएंगे ना, क्योंकि वहाँ पे जरूरत है. They need energy for growth and development of photosynthetic apparatus. Since the source and sink relationship is variable है, कभी भी जो पार्ट लाइक सोर्स है वो सिंक भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइम उसको क्या नीड है. द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन फ्लोएम कैन बी अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स. बाई डायरेक्शनल होती है, जाइलम में हमेशा यूनि डायरेक्शनल होती है, ऊपर की तरफ अपवर्ड्स. हेंस अनलाइक वन वे फ्लो ऑफ वाटर इन ट्रांसपिरेशन, फूड इन फ्लोएम सैप can be transported in any required direction. जहाँ पे भी जरूरत है वहाँ पे चला जाएगा. So as there is a source of sugar and sink able to use source to remove the sugar. समझी बात, यहाँ तक है वो क्लियर है चीजें. Phloem sap is mainly water and sucrose, but other sugars, hormones, amino acids are also transported or translocated through phloem. The pressure flow and mass flow hypothesis. अभी देखो ये क्या है. The accepted mechanism used for translocation of sugar from source to sink is called pressure flow hypothesis. इसको बोलते हैं pressure flow hypothesis. अभी इसमें क्या होता है, as glucose is prepared at source by photosynthesis, it is converted into sucrose or disaccharide, glucose plus fructose sucrose. The sugar is then moved in the form of sucrose into companion cells and then into living phloem, seed tube cells. ऐसे इनका ट्रांसपोर्ट होता है by active transport. याद रखना, तो ये जो अभी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मीन से है, एनर्जी खर्च हुई है यहाँ पे. दिस प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट सोर्स प्रोड्यूसेस हाइपरटोनिक कंडीशन इन फ्लोएम. तो फ्लोएम में ये सारी चीजें भर जाती है. वाटर इन द एडजेसेंट जाइलम मूव्स इनटू फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस. अभी यहाँ पे चीजें भर रही है तो बाजू के जाइलम से वाटर भी आता है. By osmosis, an osmotic pressure build-up in phloem sap will move to areas of low pressure. Low pressure की एरिया में मूव करेगा. At the sink, osmotic pressure must be reduced. Again, active transport is necessary to move sucrose out of phloem sap into the cells. अभी phloem में ट्रांसपोर्ट तो हो रहा है, बट जो भी सेल्स को नीड है तो वो phloem में से ऐसे लेंगे तो उसमें भी एनर्जी लगेगी. एंड विच विल यूज द शुगर कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी. तो वही सेल्स बाद में उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे. एंड ऑल स्टार्च और सेल्यूलोज एज शुगर्स आर रिमूव्ड, द ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजेस एंड वाटर मूव्स आउट ऑफ द फ्लोएम. शुगर निकल गए, वाटर चला गया. To summarize, the movement of sugars in phloem begins at source
सोर्स से शुरू हुआ, where sugars are loaded, actively transported into sieve tube cells. Loading the phloem sets up water potential gradient that facilitates the mass movement in the xylem. तो ये है पूरा मैकेनिज्म मास मूवमेंट का। लाइक शुगर आ रही है, फिर वाटर आ रहा है, फिर प्रेशर लग रहा है, फिर वो चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज्ड है, एनर्जी लग रही है। Phloem tissue is composed of sieve tube cells which form long columns with holes in their end walls called sieve plates. तो ये एनाटॉमी में देखा होगा कि उनके एंड वॉल्स में होल्स होते हैं जहाँ से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स पास होते हैं। तो इससे क्या होता है, कंटिन्यूएशन बना रहता है पूरे कॉलम्स के अंदर, सो फॉर्मिंग द कंटिन्यूअस फिलामेंट्स। As hydrostatic pressure in the sieve tube phloem increases, pressure flow begins. तो वो वाला मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा and the sap moves through the phloem. तो जितना भी हमारा sap है पूरा मिक्सचर एंड ऑल, वो पूरा मूव करना शुरू करता है। यहाँ पे तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है। Meanwhile, at the sink, incoming sugars are actively transported out of the phloem and removed as complex carbohydrates. अभी जैसे सिंक पे आ गया, जैसे मैंने बोला एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो सिंक पे आने के बाद शुगर्स को क्या बोलते हैं, निकाल लिया जाता है। Meanwhile, at the sink, incoming sugars are actively transported out of the phloem and removed as complex carbohydrates. तो जैसे ही जहाँ पे भी नीड है, जो सेल्स के पास ये सारी चीजें पहुंच रही है, वहां पे फिर निकाल लिया जाता है अपने अपने शुगर्स को फ्लोएम में से निकाल लिया जाता है। द लॉस ऑफ सोल्यूट प्रोड्यूसेस अ हाई वाटर पोटेंशियल इन फ्लोएम। तो जो पीछे एक्चुअली पीछे जो मैकेनिज्म देखा उसको यहाँ पे थोड़ा सा इलेबोरेट करके बोला गया है। द लॉस ऑफ सोल्यूट प्रोड्यूसेस हाई वाटर पोटेंशियल इन फ्लोएम। अभी यहाँ पे जैसे ही नीड थी तो वहां पे शुगर अनलोड हो गई, तो यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो गई ना, एंड वाटर पासेस आउट, वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो गया, वाटर भी निकल जाएगा, रिटर्निंग इवेंचुअली टू जाइलम, वापस जाइलम में चला जाएगा। अ सिंपल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड गर्डलिंग was used to identify tissues through which food is transported. तो अभी ये देखो, on the trunk of a tree a ring of bark up to depth of phloem layer can be carefully removed. तो phloem layer तक फ्लोएम की लेयर ही निकाल दी जाती है, जिससे ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो ही फ्लोएम की हमने लेयर निकाल दी। इन द एब्सेंस ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड, द पोर्शन ऑफ बार्क अबाउट द रिंग ऑन द स्टेम बिकम्स फॉलन आफ्टर फ्यू वीक्स। अभी मेरे पास इसका फोटो तो नहीं है, बट आप सर्च करके देख सकते हो। तो क्या होता है पता है, कीड़ा टाइप लगा मुझे। हाँ, तो क्या होता है, अभी हमने क्या किया, प्लांट के ऐसे बीच में से, एक प्लांट है उसके बीच में से हमने एक लेयर, मतलब फ्लोएम तक लेयर निकाल दी, बार्क से लेके फ्लोएम तक ऐसे लेयर निकाल दी प्लांट की, तो सिर्फ बीच में का प्लांट बचा है। ये है प्लांट, तो ये सिर्फ ऐसे ना बीच में का प्लांट बचा है, एंड यहाँ तक हमने फ्लोएम तक लेयर निकाल दी। समझ रहे हो, ये गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में ऐसा करते हैं। तो पूरी रिंग निकाल दी जाती है बाहर से। फिर फूड अभी लीव्स में प्रोड्यूस हो रहा है और हमने फ्लोएम की लेयर निकाल दी। तो अभी जब फूड ऊपर से नीचे आएगा लीव्स से रूट्स की तरफ एंड ऑल, तो यहाँ यहाँ पे हमने कनेक्शंस तोड़ दिए, फ्लोएम निकाल दिया। अभी फूड कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये स्वेल हो जाएगा। यहाँ पे फूड स्टोरेज होने की वजह से ये ऊपर वाला पूरा जो पार्ट होता है वो ऐसे स्वेल हो जाता है। तो यही लिखा है यहाँ पे कि अबव द रीजन ऑन द स्टेम, मतलब ये जो रिंग हमने कट की उसके ऊपर वाला रीजन स्वेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर से फूड आ रहा था फ्लोएम में, लेकिन हमने फ्लोएम काट दिया, तो अभी यहाँ पे फूड का स्टोरेज हो रहा है। दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट shows that phloem is the tissue responsible for translocation of food. तो ये इसलिए था ये कि फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, and the transport takes place in one direction, that is towards the root. This experiment can be performed by you easily. This chapter is done. Thank you.